नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। और आज 5 की बात में बात उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के रूस दौरे की। क्यों गए हैं किम जोंग उन इस समय व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए, तो देखेंगे इस दौरे का विस्तार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन 4 साल के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर निकले हैं और पहला दौरा कोविड के बाद हो रहा है रूस का, और अब वो रूस की सीमा में पहुंच गए हैं। कोविड के बाद उत्तर कोरियाई लीडर का ये पहला विदेश दौरा है और ये जो दौरा है वो उनकी खास प्राइवेट ट्रेन में हो रहा है। उनकी खास प्राइवेट ट्रेन जो है वो रूस की सीमा में दाखिल हो चुकी है। वो उत्तर कोरिया के ग्योंगयांग स्टेशन से रविवार की दोपहर को निकले और अब उनकी ट्रेन जो है वो रूस के सीमाई शहर खासान में दाखिल हो गई है, जहां से वो आगे व्लादिवोस्तोक जाएगी, जिसमें 5-6 घंटे का और समय लगता है। कोविड के पहले 2019 में भी किम जोंग उन पुतिन से ही मिलने उत्तर कोरिया से निकले थे। उसके बाद से 4 सालों तक वो कहीं भी बाहर नहीं निकले हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में इन दोनों नेता की तब भी मुलाकात हुई थी 2019 में। किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच अब शिखर सम्मेलन की खबर है। यह एक औपचारिक शिखर सम्मेलन होगा और इस दौरे में किम जोंग उन के साथ उनकी प्राइवेट ट्रेन में, जो बिल्कुल आर्मर्ड ट्रेन है यानी हथियारों से लैस, उनके टॉप मिलिट्री कमांडर शामिल हैं। डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी के इंचार्ज भी शामिल हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि पुतिन और किम जोंग उन के बीच ये शिखर सम्मेलन दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाएगा। लेकिन इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मुलाकात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अमेरिका की नजर इस पर बनी हुई है। अमेरिका को यह अंदेशा है कि दोनों देशों के बीच हथियार संधि हो सकती है, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करेगी। और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया से अपील की है कि रूस को किसी भी तरह के हथियार न दें। नॉर्थ कोरिया के पास लाखों में आर्टिलरी शेल और रॉकेट हैं। इससे पहले जुलाई में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि पुतिन इस समय रूस के व्लादिवोस्तोक में हैं, जो कि रूस का बिल्कुल पूर्वी इलाका है, और वहां पर वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। और ये भी खबर है कि किम जोंग उन से उनकी मुलाकात यहां भी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये दोनों ही देश अलग तरह के हैं, इनकी मीटिंग बहुत ही सीक्रेट है, खुफिया है, और ये कहा गया है कि इस मीटिंग के बारे में किसी भी तरह की कोई पब्लिक जानकारी नहीं होगी। मुलाकात कहां होगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अमेरिका ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर कोरिया को इसकी कीमत चुकानी होगी, पर किम जोंग उन ने इसे नजरअंदाज किया है और वो नॉर्थ कोरिया से निकल चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं रूस और कोरिया का मैप, और इस मैप के जरिए, इस नक्शे पर अब आप देखिए कि उत्तर कोरिया कहां पर है और रूस जो है वो कहां पर है। दोनों की सीमा मिलती है। तो उत्तर कोरिया से निकलकर रूस पहुंचे हैं किम जोंग उन, और उत्तर कोरिया में जो वहां पे प्योंगयांग जो राजधानी है, वहां से निकलकर वो जा रहे हैं रूस के पूर्वी शहर में व्लादिवोस्तोक। लेकिन उसके पहले वो जहां पर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है, जो कि रूस की सीमा में जब दाखिल होता है उत्तर कोरिया की सीमा से, तो एक शहर है खासान। तो यहीं पर से जो ट्रेन है वो उत्तर कोरिया से रूस की सीमा में अंदर आती है, खासान और उस प्योंगयांग से, और उसके बाद खासान से आगे वो व्लादिवोस्तोक जाएंगे। तो ये है रूस और उत्तर कोरिया का नक्शा, जिसे देखकर आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे इन दोनों की सीमा जो है वो आपस में लगती है। और अब आपको हम दिखाते हैं कि ये जो ट्रेन से वो गए हैं, वो स्पेशल ट्रेन कैसी है, किम जोंग उन की प्राइवेट ट्रेन। तो वो एक स्पेशल ट्रेन से रूस पहुंचे हैं। 2011 में सत्ता संभालने के बाद से उनके कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय दौरे हुए हैं। अब स्पेशल ट्रेन से रूस पहुंचे हैं और उत्तर कोरिया
के में योंगयांग से निकल के वो खासान में पहुंच गए हैं। अब ये देखिए कि अब तक उनके दौरे हुए हैं वो सिर्फ 7 हैं कुल अंतर्राष्ट्रीय दौरे 2011 से, और अंतर्राष्ट्रीय दौरे जो हैं उसमें 2 बार दक्षिण कोरिया की उन्होंने सीमा पार की है। हर बार दौरा उनका स्पेशल ट्रेन से ही हुआ है। तो अब हम आपको इस ट्रेन के बारे में जानकारी देते हैं कि ये जो ट्रेन है वो कैसी है। देखिए, ये ट्रेन जो है वो गहरे हरे और पीले रंग की है। ये वो ट्रेन है जिसे उत्तर कोरिया के शासक इस्तेमाल करते आए हैं। इसमें कुल 90 बोगियां हैं। जो इसका शीशा है वो टिंटेड है, गहरे रंग का है ताकि बिल्कुल बाहर से अंदर नजर ना आए। इसका वजन इतना ज्यादा है कि इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। तो धीमे धीमे चलती हुई ये ट्रेन जाती है। 59 किलोमीटर 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जो किसी भी मॉडर्न ट्रेन से बहुत कम है क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है। इसमें 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी जाती हैं किम जोंग उन के पूरे काफिले के साथ। किम जोंग उन ने रूस की सीमा तक का 1180 रूस की सीमा में जो व्लादिवोस्तोक में वो जा रहे हैं वहां तक का सफर प्योंगयांग से लगभग 1180 किलोमीटर का है, और ये सफर उन्होंने 20 घंटे में पूरा किया है क्योंकि रफ्तार ट्रेन की काफी धीमी है। आमतौर पर जो आम गति से ट्रेन चलती हैं उसमें इस डिस्टेंस को तय करने में करीब 14.5 घंटे लगेंगे, लेकिन इस ट्रेन से 20 घंटे। आम ट्रेन से ये सफर सिर्फ 14 घंटे में पूरा कर लिया जाता है। इस ट्रेन को, ये जो प्राइवेट ट्रेन है किम जोंग उन की, इस ट्रेन को 1949 में किम जोंग उन के दादा इल सुंग को स्टालिन ने गिफ्ट किया था। तो अब बहुत दिलचस्प ये जानना कि क्यों करते हैं किम जोंग उन ट्रेन का सफर आज के दौर में, क्यों नहीं वो हवाई जहाज से जाते हैं जैसे दुनिया के दूसरे लीडर्स जाते हैं। तो देखिए, इस ग्राफिक्स के जरिए एक दूसरा ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं कि किम जोंग उन क्यों करते हैं ट्रेन का सफर। ये कोरिया की परंपरा है। किम जोंग उन के पिता किम जोंग टू और दादा किम इल सुंग दोनों को हवाई सफर से डर लगता था। दक्षिण कोरिया की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस डर की वजह उनकी जो जेट थी उसका जब टेस्ट हुआ था, फ्लाइट टेस्ट, उसके दौरान एक धमाका हुआ था। तो उसके बाद से उन्होंने हवाई सफर नहीं किया, और 1986 में आखिरी बार किसी उत्तर कोरियाई नेता ने हवाई यात्रा की। अब उसके बाद से लगातार उत्तर कोरिया के जो भी शासक होते हैं वो जब भी कहीं अपने देश के सीमा के बाहर जाते हैं तो वो अपनी खास आर्मर्ड ट्रेन में ही जाते हैं, यानी कि हथियारों से लैस गाड़ी जिसमें उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी होती हैं, हथियार भी होते हैं और उनका पूरा काफिला भी होता है। हमारे साथ इस दौरे की अहमियत या जो इस दौरे का संदेश है उस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक जी। तो ये जो दौरा है शशांक जी किम जोंग उन का, अभी G20 की गहमागहमी थी और सारे वर्ल्ड लीडर्स जो यहाँ नई दिल्ली में आए और डिक्लेरेशन हुआ और उसमें भी कोशिश की गई कि रूस जो है वो अलग थलग ना हो, जो डिक्लेरेशन है। लेकिन नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जो पहले ही एक अलग किस्म का मुल्क है, उसके तानाशाह, उसके नेता किम जोंग उन 4 सालों के बाद जब निकलते हैं उत्तर कोरिया से तो वो सीधे रूस जाते हैं एक शिखर सम्मेलन के लिए व्लादिमीर पुतिन के साथ। अमेरिका को इस बात का डर है कि ये एक आर्म्स डील होने वाली है जिससे रूस की जो जंग है यूक्रेन के खिलाफ उसमें उसको फायदा होगा, और अमेरिका की इस पर नजर है, उसने चेतावनी जारी भी की है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? किम जोंग उन रूस पहुंच चुके हैं, तो क्या इससे संदेश है और क्या इसका खतरा है? कैसे देखते हैं हम इसे? अगर खतरे की बात की जाए तो किम जोंग उन का रवैया जो है वो समझना बड़ा मुश्किल रहता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के पास तो जरूर कुछ ना कुछ वो उनके पास सूचनाएं रहती हैं, लेकिन बाकी चीन और रूस के साथ में जो उनके रिश्ते हैं वो बिल्कुल गोपनीय रहते हैं।
सिर्फ बात अभी तक ये रहती थी कि चीन और रूस के साथ में एनकरेज किया जाता था कि अगर वो मुलाकात करते हैं तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज उनके विचारों को होने में मदद मिलेगी। और आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इनके साथ मुलाकात भी की डीएमजी एरिया में, और उन्होंने कोशिश करी थी कि किसी तरीके से इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पूरे तरीके से ऐसा मिलाया जाए ताकि जो इनका बहुत ही खतरनाक गोपनीय काम करने का तरीका है उससे वो हट सके। लेकिन उन्होंने देखा ये कि ये जो है सब जितने भी देश हैं, एशिया के देश हैं या और देश हैं, वो इस्तेमाल करते हैं अपने एक देश से रिश्ते दूसरे देश के रिश्तों के साथ में मिला के। तो इस तरह का गेम खेलने का उनका रहता है कि भाई समय चाहिए उनको। अब हथियार उन्होंने बहुत बना लिए हैं और उन्होंने ये भी अमेरिका को कह दिया है कि साहब हम अमेरिका तक नहीं तो कम से कम गुआम तक या जो और एरिया है वहां पहुंच जाएंगे। और एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो है आपके पेंटागन तक पहुंच सकते हैं। तो एक प्रकार से ये अमेरिका को वो कहते हैं कि देखो अगर आप हमको इररिस्पॉन्सिबल बहुत ही कॉन्फिडेंशियल टाइप का लीडर मान हो तो हम तैयार हैं तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुमने जो दक्षिण कोरिया में अपनी ट्रीटी करी है दक्षिण कोरिया के साथ में वो हमारी समझ में नहीं आती है कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर सबमरीन या न्यूक्लियर जो भी हथियार हैं आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी रही है कि वो न्यूक्लियर के मसले पर कुछ बोलती नहीं है कभी भी। तो एक प्रकार से मैं कहूंगा कि अभी तक कोशिश रही थी कि उत्तर कोरिया को किसी तरीके से एशिया के मुल्कों के साथ में मिला के रूस और चीन के बिल्कुल जी लेकिन ये कभी वहां पे इंडस्ट्रियल पार्क भी लगाने की कोशिश की गई है। एक वो किम डे जोंग थे, उनकी वो सनशाइन पॉलिसी होती थी मुझे याद है, वो उसमें उन्होंने कोशिश करी कि किसी तरीके से इनको जो है रिश्तों को सुधारा जाए दोनों कोरियाज के बीच में। लेकिन वो बात बन नहीं पाई है क्योंकि जब से इन्होंने जो है अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह करा है और कहते हैं कि नहीं हम तैयार हैं हर एक से लड़ाई करने के लिए, तो बहुत वो एक तरीके से मैं कहता हूँ कि ये तो रिश्ते सुधरे नहीं। और नॉर्थ कोरिया की जो स्थिति है तो ऐसे में जो आप बात भी कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इन तमाम की डेवलपमेंट जो की तो बार बार उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगे, सैंक्शंस तो कई तरह के इम्पोज किए गए नॉर्थ कोरिया पे। बावजूद इसके वो जो करना था वो करता रहा है ज्यादातर। तो अब इस ऐसे में अमेरिका जैसी चेतावनी जारी कर रहा है, सैंक्शंस पहले ही काफी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से ये एक जवाब है, एक जेंटल डिप्लोमेटिक मैसेजिंग सोल को, साउथ कोरिया को, जब खबर आ रही थी कि वो कायव को और हथियार सप्लाई कर रहा है। तो अब नॉर्थ कोरिया जो है वो रूस के साथ मिल रहा है। क्या कुछ इस तरह का भी दिख रहा है यहाँ पे? एक ब्लैकमेल सा भी है ये, एक डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल सोल का। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कोरियन मसलों में एक शैडो प्ले भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो अटैक होने की बात हो रही है, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उत्तर कोरिया में वो कोशिश करते हैं कि ये नॉर्मलाइज हो। कई बार वो पहले एनकरेज करते रहे रूस को और चीन को भी उनके साथ बातचीत जारी रखने के लिए, और एशिया के और मुल्कों को खासकर मलेशिया वगैरह को कोशिश करते रहे कि वो उनके साथ में बातचीत करें। वियतनाम से कहा। अब इस प्रकार से ये चूंकि अब हालात बदल चुके हैं अमेरिका और रूस में, यूक्रेन के मुद्दे पर एक तरीके से डायरेक्ट आमना सामना हो गया है। दूसरा, अमेरिका का असेसमेंट चल रहा है कि चीन भी ताइवान को जो है किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे में जो मैं समझता हूं कि अब वाकई में जो उत्तर कोरिया का कार्ड है, ये कार्ड रूस और चीन इसलिए प्ले कर रहे हैं कि इससे तो दक्षिण कोरिया के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो किसी तरीके से यूक्रेन को जो है मदद ना करे हथियारों की, मिसाइल्स की, जो कि वो करने की कोशिश कर रहे थे। ये नॉर्थ कोरिया पे और किस तरह का दबाव डाल सकता है इन सैंक्शंस के आगे भी? क्या कोई विकल्प बचता है ऐसे में पश्चिमी देशों और अमेरिका के पास? देखिए, मैं तो समझता ये हूँ कि पश्चिमी देशों को ये संदेश है कि रूस के साथ में जो यूक्रेन युद्ध में अब आप किसी ना किसी तरीके से बात कीजिए कि नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी के रूप से आप उसको मसले को हल करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एक तो डायरेक्टली रूस को जो है वो अगर हथियार भेजते हैं तो मालूम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि ट्रेन से जा रहे हैं या वो रोड नेटवर्क से जा रहे हैं, सी से जा रहे हैं, तो वो दिक्कत रहती है थोड़ा सा। पहले भी जब फूड वगैरह असिस्टेंस की इनके पास सैंक्शंस लगी हैं तो ये बात रही है कि चीन जो है फिर भी
इनको कुछ ना कुछ मदद देता रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये रूस भी जो है इस प्रकार से अब ये गेम खेलेंगे, चीन भी साथ में करेंगे, और हो सकता है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह भी कुछ ये करें, कहें कि भाई दक्षिण कोरिया और अमेरिका की भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि ये संदेश दिया जा रहा है कि मसले को थोड़ा हल करा जाए, शांत करा जाए, और अगर तेजी करनी है तो फिर वो तैयार है इसके तेजी को आगे बढ़ाने के लिए। संदेश दिया जा रहा है कि मसले को हल करें, समय आ गया है, बातचीत से नहीं अगर करना चाह रहे हैं तो फिर बढ़ाना है तो ये भी तैयार है, ये दिख रहा है। और ऐसे भी रूस की बहुत एक ये फिक्र रही है कि साउथ कोरिया जो है वो यूक्रेन को हथियार अगर दे रहा है तो वैसे में उत्तर कोरिया और रूस को अभी एक दूसरे की ज़रूरत है, ये दिखता है। उत्तर कोरिया को अपने खाद्यान्न के लिए और रूस को उनके हथियारों के लिए। बहुत धन्यवाद आपका शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत दिलचस्प है कि उत्तर कोरिया के शासक जो हैं वो अभी पहुंच चुके हैं रूस, और शायद व्लादिवोस्तोक में व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात या शिखर सम्मेलन जिसे कहा जा रहा है हो, पर अभी जगह की कोई जानकारी नहीं है कि ये दोनों नेता, इनकी जो मुलाकात है वो कहाँ पे होगी और किन बातों पे ये मुलाकात हो रही है। तो 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में मची है तबाही। सभी के घरों में 2-2 फीट लगभग पानी भर गया है। बाराबंकी वो डूबा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। सब जगह पानी भर गया है। बारिश काफी तेज हो रही है कल से। उत्तर प्रदेश में कल सुबह से हुई लगातार मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी है और सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ और बाराबंकी हैं। इसके अलावा कई और जिले हैं, बहराइच, कानपुर, उन्नाव, हरदोई समेत कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है। राज्य में बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 19 लोगों की मौत हुई है। इनमें से कुछ लोगों की मौत बिजली गिरने, छत गिरने और नदी में डूबने से हुई। हरदोई में 4 और बाराबंकी में 3, प्रतापगढ़ और कन्नौज में 2 और अमेठी, देवरिया, जालौन, कानपुर, उन्नाव, संभल, रामपुर और मुजफ्फरनगर से एक एक व्यक्ति के मौत की खबर आई है। भारी बारिश की वजह से कुछ जिलों में स्कूलों को बंद किया गया था और आम जनजीवन इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। लखनऊ, बाराबंकी में सबसे ज्यादा तबाही है। यहाँ के कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लखनऊ में गोमती नदी उफान पर है। इसका पानी कुछ जगहों पर शहर में आ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बारिश की वजह से कई जगहों पर सैलाब है। जिले के गांव, कस्बों में जल जमाव से लोग बेहद परेशान हैं और इस बीच कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों और साथ साथ बिजली गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। बारिश के पानी से यातायात के साथ रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि शहर की कॉलोनियों में बिल्कुल पानी भरा हुआ है और ये टापू जैसी हो गई हैं। घर में फंसे परिवारों के रेस्क्यू के लिए पुलिस, दमकल विभाग के साथ साथ पीएसी बटालियन की फ्लड यूनिट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी बुलाना पड़ा है। देर शाम तक लगभग 620 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ये मेन चौराहा है और इस चौराहे की आपको दिखाना चाहेंगे कि आसपास के जो लोग थे, जो घर हैं, वो सब डूबे हुए हैं। रोडों पे पानी आ गया है। नेपाल और फैजाबाद जो जोड़ने वाली ये रोड है, जो अंदर से जाती थी, वो पूरा ब्लॉकेज कर दी गई है। प्रशासन ने पूरा ब्लॉक कर रखा है और यहाँ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर क्या स्थिति है, क्या घर में कैसी स्थिति है। पानी भरा हुआ है, रेस्क्यू टीम चल रही है, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। पानी, खाना पीने की कुछ, खाना भी जितना पहले था वही है।
इतनी है जी। प्रशासन की तरफ से मदद? प्रशासन मदद हो रही है, रेस्क्यू टीम जुटी हुई है, सबको निकाल रही है। आसपास के कितने घर होंगे जो? घोसियाना मोहल्ला पूरा डूबा हुआ है, नगर पीर बटौन डूबा हुआ है, तो करीब 600-700 मकान जो हैं वो डूबे हुए हैं। जी जी। मुरादाबाद में कई मोहल्लों में बारिश का पानी भर गया है और आने जाने के लिए लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पूरे इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ दिक्कत तो बहुत है। अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल में लेकर जाते हैं। हमारी बहू की इतनी तबीयत खराब हो गई, हम दीवार पे लेके गए, इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई। जब तक हम पहुँचे इतनी तबीयत, इस गंदगी से डेंगू बन गया, और डेंगू में जब तक हम लेके गए उसकी हालत इतनी खराब हो गई, बचाना भी मुमकिन हो गया उसको। खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गई। अगर सुविधा होती, अच्छा रोड होता, साफ सफाई होती, क्या ना ही होता डेंगू। ये यहाँ पर पानी काफ़ी भरा हुआ, मतलब लोग बारों को काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाव चलाने आते हैं हम, काफ़ी टाइम से चल रही है यहाँ पे नाव। कब पानी भरा है? ये काफ़ी टाइम से भरा हुआ पानी था यहाँ पर। कल ज्यादा पानी बारिश? कल जो बारिश हुई थी ना काफ़ी, तो कल बारिश की वजह से और ज़्यादा भर गया था यहाँ पे पानी। तो कितनी दिक्कतें हो रही इन लोगों को? काफ़ी दिक्कत हो रही है, मकानों में से लोग बारों को परेशानी पड़ती है काफ़ी आने से यहाँ पे। और हरदोई में 24 घंटे से लगातार हो रही बरसात आफत की बरसात है। बरसात से दीवार और घर गिरने से अलग अलग स्थान पर 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 बकरियां भी इसमें मारी गई हैं और छज्जा गिरने से 4 लोग घायल हैं। डीएम ने बताया कि सभी मृतकों के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है और जिले में 122 मिलीलीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बनबासा में बारिश की वजह से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और शहर में पानी के प्रवाह को रोकने के लिए शारदा कनाल खोलकर पानी निकाला जा रहा है। पानी की तेज धार में कई जानवर बह गए हैं। आज की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और आगे देखेंगे कि राजद्रोह के मामले पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता। महंगाई से मिल रही राहत, है जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर अब सिर्फ 500 रुपए में। बिजली में छूट मिली घर घर, दिन और रात और शाम शहर, हर खेत में खिलती है मुस्कान। राजस्थान मेरी जान। अब राजस्थान में हर किसी के लिए है 100 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त और किसान के लिए तो 2000 यूनिट तक की छूट। पुरानी पेंशन लौटी है, वही हिफाजत लौटी है। रिटायरमेंट फिर से सम्मान, राजस्थान मेरी जान। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए ओपीएस का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्य जन को भी मिल रही कम से कम 1000 रुपए महीना पेंशन। सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित, हक से कोई रहे न वंचित। हर निर्णय में जन कल्याण, राजस्थान मेरी जान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है खाली। बच्चे सुनहरा भविष्य गढ़ते, युवा निरंतर आगे बढ़ते। सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, मेरी जान। राजस्थान मेरी शान। राजस्थान। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। ये क्वालिटी मोमेंट्स ही हैं जो बांध कर रखे हर जनरेशन को
Enjoy quality for generations with Esco by Jaqua Group. यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये खुशबू की आहट, ये ताजगी सी राहत, चलो डूबे इसमें। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। धान किसानों को मिला सबसे अधिक भुगतान। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसीलिए भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में आते ही धान के अन्नदाताओं को सर्वाधिक भुगतान दिलाने का वादा पूरा किया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए करीब 25 लाख किसानों को इनपुट सब्सिडी का सीधा लाभ दिया। धान किसानों की मदद के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा को भी 15 से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया। ये बात की मुझे खुशी है, देश में सबसे ज्यादा यदि समर्थन मूल्य किसान यदि धान बेचे तो केवल छत्तीसगढ़ में 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 1,07,000 टन धान की खरीदारी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। राज्य में प्रमुख खरीफ फसलों पर किसानों को प्रति एकड़ 9 से 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी मिलती है। इससे 31 मई 2023 तक उनके बैंक खातों में 20,102 करोड़ रुपए पहुँचे हैं। धान किसानों की सहूलियत के लिए राज्य में 300 से ज्यादा धान खरीदी केंद्र भी बढ़ाए गए हैं। इससे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की संख्या अब 2,617 हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ये है हेलोनिक्स, इंडिया का सबसे हेटेड बल्ब। ये राहुल को पसंद नहीं, ईशा को पसंद नहीं, सोनू बंटी बबली को नहीं, जानी को सलोनी को नहीं। जब भी शाम को बिजली गई, इस बल्ब को देखो फर्क पड़ा ही नहीं। सही नहीं, यानी पढ़ाई में आया नो ब्रेक, लाइट बिना ब्रेक चलती गई। पेश है हेलोनिक्स इन्वर्टर बल्ब, जो लाइट जाने के बाद भी चलता रहे। फ्यूचर इज दिस हेलोनिक्स। हेडलाइन ब्रांडिंग के प्रायोजक हैं सिमको स्विफ्ट, लॉन्ग लास्टिंग डियो, बाकी सब भूल है, सिमको स्विफ्ट कूल है। आयुर हर्बल्स, नए अंदाज में वही नाम वही काम। मुगली घुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन, मुगली घुट्टी 555। भाभा यूनिवर्सिटी is the most prestigious university of Central India. ओजोन फार्मा का क्विक दर्दनाशक तेल, जोड़ों के दर्द से जल्द राहत। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्टेबलाइजर्स, रखे सब कंट्रोल में सर्वोकॉन और प्रोटैन सैंटासिड जेल। ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून 124A का मामला 5 जजों के संविधान पीठ को भेजा। 1962 के केदारनाथ फैसले पर फिर से विचार करेगा संविधान पीठ। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में लिया। नासिर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। सनातन मामले को लेकर बीजेपी का विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला। रविशंकर प्रसाद बोले, सनातन के विरोध के लिए बना INDIA गठबंधन, पूरे मामले पर सोनिया गांधी खामोश क्यों हैं? डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त टैक्स का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके अपने बयान पर दिया स्पष्टीकरण।
और अब आपको बताते हैं कि राजद्रोह कानून का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो उस पर कोर्ट ने क्या कहा है। धारा 124A राजद्रोह कानून, इस मामले को संविधान पीठ को भेजा गया है। राजद्रोह कानून पर 1962 के फैसले पर फिर से विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या सरकार और राज्य में अंतर है, क्या सरकार के प्रति असंतोष को राज्य के प्रति असंतोष के रूप में पढ़ा जा सकता है। और इस वक्त एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज मोनू मानेसर से जुड़ी हुई कि राजस्थान पुलिस की कस्टडी में लिया गया है मोनू मानेसर को। नूंह जिला कोर्ट में मोनू मानेसर की पेशी हुई थी। तो इस वक्त ये खबर आ रही है कि अब राजस्थान पुलिस ने कस्टडी में ले लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में लिया था। नासिर जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिससे कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। और अभी इस पर यह खबर आई है कि अब मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया है। सौरभ, ये मोनू मानेसर के मामले में क्या आपके पास डिटेल्स हैं? न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अब राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया है मोनू मानेसर को, तो इसके बारे में और जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल नगमा, आज लगभग 11 से 12 के बीच में मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस के एक विशेष दल ने गिरफ्तार किया मानेसर से ही। तो सोचिए 7 महीने से ये हरियाणा में ही था, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल से हरियाणा पुलिस उस तक पहुंच पाई। उसके बाद जो गिरफ्तार किया हरियाणा पुलिस ने नगमा, वो मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया नूंह हिंसा के मामले में। 31 जुलाई को नूंह में हिंसा हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और काफ़ी आगजनी, तोड़फोड़, काफ़ी नुकसान भी हुआ था। उस मामले में गिरफ्तार किया मोनू मानेसर को और गिरफ्तार करने के बाद नूंह कोर्ट में पेश किया गया। नूंह कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने नूंह हिंसा के मामले में मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके बाद वहीं पर राजस्थान पुलिस पहुंच गई। राजस्थान पुलिस ने कहा कि मोनू मानेसर नूंह हिंसा के अलावा जुनैद नासिर हत्याकांड भी वांछित है, फरवरी से फरार है। उसकी तमाम टीमें मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही हैं और अब वो भी चाहते हैं कि प्रोडक्शन वारंट पे वो उसे भरतपुर ले जाए और वहाँ पर ले जाकर के पूछताछ करें, क्योंकि इस केस से जुड़ी तमाम सबूत हैं वो मोनू मानेसर से जुटाने हैं। मोनू मानेसर इस केस का मुख्य आरोपी है। मोनू मानेसर के लोगों ने ही और मोनू मानेसर के इशारे पर जुनैद नासिर की हत्या की और उसके बाद उनके शवों को गाड़ी में डाल करके, जला करके भिवानी में वो लोग छोड़ आए थे। उसके बाद कोर्ट मान गया। कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान पुलिस के मोनू मानेसर को आप भेज दिया, राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया और राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को भरतपुर ले जाएगी और वहां पर पूछताछ करेगी। नगमा, एक और बहुत अहम बात है, सोचिए मोनू मानेसर के पास से 45 बोर का एक पिस्टल भी बरामद हुआ है और 2 जिंदा कारतूस। यानी मोनू मानेसर जब पकड़ा गया उस वक्त उसके पास एक गैर कानूनी अवैध पिस्तौल थी और 2 गोलियां थी। तो समझ सकते हैं कि मोनू मानेसर किस तरीके से तैयार था। वो अगर पुलिस सामने से आती तो वो गोली भी चलाता, तो ये भी जो केस है पुलिस का और ही मजबूत हो जाता है कि एक इलीगल वेपन है वो भी मोनू मानेसर के पास से रिकवर हुआ है और साथ में 2 जिंदा कारतूस भी रिकवर किए गए हैं। नगमा जी, शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। ये एक ब्रेकिंग खबर इस वक्त है कि नूंह जिला कोर्ट में मोनू मानेसर की पेशी हुई थी और उसके बाद अब राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है मोनू मानेसर। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।